पर्यटन सचिव धीराज सिंह पहुंचे खटीमा चोका फॉरेस्ट कैंप का किया स्थलीय निरीक्षण। पूर्णगिरी मंदिर का कार्य पूर्ण करने के दिए निर्देश। ऋषिकेश में भारी बारिशों से जगह जगह धंसी सड़कें, सड़क धंसने से हादसे होने की आशंका। त्रिवेणी घाट चौक पर ट्रैफिक हो रहा जाम। ऋषिकेश से बजरंग सेतु के निकट दुकानों में लगी आग लगने से सभी दुकानें जलकर हुई राख। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। रामनगर में एक बस का ब्रेक फेल होने से हादसे में 2 बाइक सवार की मौत, चालक सहित यात्री घायल। रामनगर रानीखेत नेशनल हाईवे 309 पर हादसा। और उत्तराखंड में लगातार बारिश का दौर जारी, के स्थानों पर भूस्खलन होने से यातायात प्रभावित। नदी नाले उफान पर, कई सड़कें हुई बंद। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 10वें विश्व आयुर्वेद सम्मेलन और आरोग्य एक्सपो कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं देहरादून का, जहां सीएम धामी सम्मेलन में उपस्थित गणमान्य को संबोधित कर रहे हैं। विश्व आयोजित कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो के प्रोसीडिंग विमोचन समारोह में आए हुए सभी प्रतिनिधियों और सम्मानित आयुर्वेदाचार्यों का भी विशेष रूप से मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि 10वीं आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन करने में सफल रहा है। और आज हम उस ऐतिहासिक आयोजन की स्मृतियों और उपलब्धियों को सजोने के लिए प्रोसीडिंग का यहां पर विमोचन समारोह कर रहे हैं। मेरा मानना है कि ये समारोह केवल एकमात्र दस्तावेज नहीं है, बल्कि ज्ञान और अनुभव और गहन विचार विमर्श का सार तत्व है, जो आने वाले वर्षों में आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान, शोध, नीति निर्माण, जन स्वास्थ्य की दिशा तय करने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और एक्सपो मार्ट के आयोजन के माध्यम से हम न केवल भारत में बल्कि विश्व के विभिन्न देशों में यह संदेश देने में सफल रहे हैं कि आयुर्वेद द्वारा किस प्रकार उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। अभी बहुत संक्षिप्त में, लेकिन जैसे गागर में सागर भरा जाता है, वो सारा विषय आदरणीय शिव कुमार जी ने हम सबके समक्ष रखा। साथ ही हम विश्व को अपनी सनातन हिंदू संस्कृति द्वारा बताए गए सर्वे संतु निरामया के संदेश को व्यापक रूप से पहुंचाने में भी सफल रहे हैं। इसके साथ ही आज हम विज्ञान विद्यार्थी मंथन का ब्राउजर भी आज हमने जारी कर रहे हैं, जो न केवल हमारे युवाओं में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा, अनुसंधान, शोध की और नवाचार और प्रवृत्ति की क्षमता को विकसित करने की एक बहुत सशक्त पहल है, बल्कि भावी पीढ़ी को जिज्ञासु, जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाने का एक व्यापक अभियान भी है। भाइयों बहनों, आयुर्वेद विश्व की एक ऐसी विशिष्ट चिकित्सा प्रणाली है जो प्राचीन काल से ही मानव सभ्यता का आरोग्य, स्वास्थ्य सुनिश्चित करती रही है। आयुर्वेद मात्र ब्राह्मण रोगों को ही नहीं, बल्कि हमारी बुद्धि को, हमारी इंद्रियों से जुड़े हुए आंतरिक विचारों को भी शोधित करती है, उसको ठीक करती है। आयुर्वेद के समग्र दृष्टिकोण के कारण आज इसकी स्वीकारता लगातार बढ़ती जा रही है। और हम सब लोगों ने कोरोना महामारी के दौरान इसको भली भांति महसूस किया है, भली भांति हमने जिया है। आयुर्वेद हमारी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक इन तीनों रूपों से हमें स्वस्थ बनाने का काम करती है। आयुर्वेद की इसी महिमा की व्याख्या करते हुए हमारे ग्रंथों में कहा गया है, हिताहितम सुखम दुखम आयुतस्वम हिताहितम मानम चम तच्च यत्रम उक्तम आयुर्वेद स उच्यते। अर्थात आयुर्वेद वह विज्ञान है जो जीवन के लिए हितकारी और अहितकारी
पथ्य और अपथ्य, जीवन जीने की शैली, रोगों से बचाव के तरीके और रोगों के उपचार के उपायों का ज्ञान कराता है। इसी कारण हम कह सकते हैं आयुर्वेद मानवता का मिला हुआ सबसे मूल्यवान उपहार है। हम सभी को ज्ञात है देवभूमि उत्तराखंड प्राचीन काल से ही आयुर्वेद और औषधीय संपदा की भूमि है। प्रज्ञा है हमारे पर्वतीय अंचल में पाई जाने वाली औषधियां, जड़ी बूटियां आयुर्वेद को आरोग्य के आधारभूत तत्व के रूप में स्थापित करने में उसने हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और आगे बढ़ेंगे जहां पर्यटन सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल खटीमा पहुंचे, जहां उन्होंने खटीमा क्षेत्र का भ्रमण कर शारदा डैम किनारे चुका फॉरेस्ट कैंप का स्थलीय निरीक्षण किया। साथ ही उन्होंने निर्माणाधीन मां पूर्णागिरी मंदिर का भी स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि चूका को इको पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। चूका में इको पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। इसको विकसित करने के लिए उन्होंने चूका फॉरेस्ट कैंप में सोलर फेसिंग, सोलर लाइटिंग, हाइट्स कैफे और एडवेंचर गतिविधियों का अच्छे आर्किटेक्ट्स के प्रस्ताव बनाकर शासन में भेजने के निर्देश विभागीय वनाधिकारी को दिए। उन्होंने कहा कि खटीमा की मुख्य सड़कों का लाइटिंग कर सौंदर्यीकरण किया जाएगा और खटीमा पीलीभीत बॉर्डर पर सुंदर प्रवेश द्वार गेट बनाया जाएगा। पर्यटन सचिव ने सिटी फॉरेस्ट पार्क के निरीक्षण के दौरान कहा कि खटीमा शहर से लगा पीलीभीत रोड पर 16 हेक्टेयर भूमि पर सुंदर सिटी फॉरेस्ट पार्क बनाया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के फूल पौधे के साथ ही पाथवे योग, मेडिटेशन सेंटर और सुविधाएं भी सृजित की जाएंगी। वहीं उन्होंने पूर्णागिरी मंदिर का कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने मंदिर प्रांगण में पेयजल, सोलर लाइट, शौचालयों, पार्किंग आदि व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित करने के निर्देश कार्यदायी संस्था ग्रामीण निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिए। विभागीय बात तो खैर अलग हो जाएगी, लेकिन इस भ्रमण का पहला उद्देश्य ये है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ये निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में जितने भी आईएएस अफसर्स हैं जिनकी पहली पोस्टिंग जिस जगह पर रही है तो उस जगह को संवारने की, सजाने की या फिर कुछ गैप्स ऐसे हों जिसमें डेवलपमेंट्स में कोई दिक्कत आ रही हो, तो कुल मिला के कह लीजिए कि गोद लेने की बात आई है। तो उसमें ही मेरी पहली पोस्टिंग खटीमा में रही है। हालांकि मैं सिर्फ 6 महीने रहा हूं, लेकिन पुरानी यादें हमारी बहुत अच्छी हैं, क्योंकि शुरुआत की नौकरी है तो उस समय आदमी लेकर जवान रहता है तो सारी चीजें तो उसी उसमें रहती हैं। तो इसलिए इस परिप्रेक्ष्य में आया हूं, क्योंकि मैं पहले यहाँ रहा हूं और उसके अलावा एज ए सीडीओ भी मैंने यहाँ पे काम किया उधमसिंह नगर में। तो खटीमा क्षेत्र के बारे में थोड़ी बहुत जो भी हमारी जानकारी है और उस हिसाब से जो मुझे लगता है कि क्या होना चाहिए, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कुछ नई चीजें हम लोगों को करनी है, तो उस चीज को जरा कंसेप्चुलाइज हम लोग कर रहे हैं। तो जैसे आप देखेंगे फॉरेस्ट के लिहाज से अगर पीलीभीत में जो टाइगर रिजर्व है उस हिसाब से देखते हैं तो, और हमारा सुरे रेंज है, हम लोग जाते हैं तो वो जगह हम लोग को नहीं मिल पाती। तो उस नगर वन के दृष्टिकोण से उसको हम डेवलप करेंगे। हालांकि उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने छोटा सा प्लान बनाया, लेकिन उससे उसको एक बृहद स्केल में उसको ले जाने की जरूरत। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द वापस आते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जो देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और विकास को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता लागू करके नए युग का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। देवभूमि उत्तराखंड के संसाधनों और जमीनों को बचाए रखने के लिए जनभावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध माना गया है और दोष सिद्ध होने पर 10 साल की गैर जमानती सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है।
राज्य में 23,000 से अधिक सरकारी नौकरियों में युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति दी गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल नेतृत्व में G20 बैठकों से उत्तराखंड को ग्लोबल पहचान मिली है। इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुले हैं। राष्ट्रीय खेलों का भव्य और सफल आयोजन हुआ है और देश भर में खेल भूमि के तौर पर आधुनिक उत्तराखंड की पहचान बनी है। उत्तराखंड के पर्यटन को नए आयाम देने के लिए प्रदेश में पहली बार शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक पहल की गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल प्रबंधन से ही सिलक्यारा टनल से 41 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया। नीति आयोग की SDG इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। मजबूत संकल्प और कुशल नेतृत्व से बढ़ा है देवभूमि का मान, बनी है समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। ऋषिकेश में भारी बारिश की वजह से हरिद्वार रोड पर कई जगह सड़क धंस गई है। कई स्थानों पर सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। सड़क धंसने और गड्ढों की वजह से हादसे होने की आशंका बनी हुई है। इसी के साथ ही गड्ढों की वजह से शहर में ट्रैफिक जाम भी हो रहा है। बता दें कि ऋषिकेश में बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश से शहर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश की वजह से शहर के कई इलाकों को भारी नुकसान भी हुआ है। कई सड़कों का डामर उखड़कर बह गया है। सबसे ज्यादा परेशानी का सामना हरिद्वार रोड पर वाहन चालकों को करना पड़ रहा है। पुरानी चुंगी पर सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिनमें बारिश के दौरान पानी भर जाता है और वाहन चालकों को ये गड्ढे दिखाई नहीं देते। आधा दर्जन से अधिक दोपहिया वाहन चालक इन गड्ढों में गिरकर चोटिल हो चुके हैं। अखंड आश्रम के सामने भी एक बड़ा गड्ढा सड़क पर हुआ है, जो सड़क हादसों को न्योता देने में लगा है। त्रिवेणी घाट चौक पर गटर का ढक्कन भारी बारिश के बीच लापता हो गया है। गटर का पानी भी ओवरफ्लो होकर सड़क पर बह रहा है। चौक पर ही सड़क अंदरूनी रूप से धंस गई है, जिसमें कि बारिश का पानी तेजी से अंदर समा रहा है। पुलिस ने बैरिकेडिंग गेट लगाकर वाहनों के गड्ढे में जाने से बचाने का प्रयास किया है। जगह जो है संकरी होने की वजह से त्रिवेणी घाट चौक पर ट्रैफिक जाम हो रहा है। चंपावत पुलिस के एक जवान की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। दरअसल आपको बता दें कि देवी धुरा बगाल मेले के दिन ड्यूटी के दौरान कांस्टेबल गोकुल टमटा खतरे की संभावना को देखते हुए छत में खड़े लोगों को हटाने के लिए छत पर जा रहे थे, जिसे सरिया को पकड़कर वे छत में जा रहे थे और इसके साथ ही साथ उस सरिया के मुड़ने से वे छत से नीचे सर के बल जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल जवान को आनन फानन में हल्द्वानी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका निधन हो गया। कांस्टेबल गोकुल के निधन से चंपावत पुलिस परिवार में शोक की लहर छा गई है। गोकुल के निधन पर एसपी चंपावत अजय गणपति, सीओ शिवराज सिंह राणा और सीओ वंदना वर्मा सहित समस्त पुलिस परिवार में दुख जताया है। और वही निर्माणाधीन बजरंग सेतु के निकट आज सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। नीलकंठ मार्ग पर लगी 5 अस्थायी दुकानों में संदिग्ध रूप से आग लगी है। आग लगने से सभी दुकानें जलकर राख हो गई। घटना में लाखों रुपए के नुकसान होने का अंदाजा है और ऐसे में इसके अलावा दुकानों के पास खड़ी एक स्कूटी भी आग की चपेट में आकर जल गई है। घटना सुबह करीब 3 बजे की है। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद दुकानों में लगी आग को बुझाने का काम किया है। संचालक आग लगने की घटना को लेकर कई प्रकार के सवाल खड़े कर रहे हैं। संचालक अंदेशा जता रहे हैं कि शायद किसी ने दुकानों में आग लगाकर उन्हें भारी भरकम नुकसान पहुंचाया है। दुकान जलने से संचालकों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है और वे आर्थिक रूप से टूटे हुए नजर आ रहे हैं। लक्ष्मण झूला थाना प्रभारी संतोष बैतवाल ने बताया कि घटना हादसा है या कोई साजिश है। पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है। जांच के बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। रामनगर में एक प्राइवेट बस के ब्रेक फेल होने से दुखद हादसा हो गया। हादसे में 2 बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि बस में सवार यात्री भी घायल हो गए। आपको बता दें कि रामनगर रानीखेत नेशनल हाईवे 309 पर
तड़के सुबह गाड़िया से आगे धनगढ़ी नाले से पहले एक प्राइवेट बस के ब्रेक फेल हो जाने पर नाला पार करने के इंतजार में खड़े 2 बाइक सवार उसकी चपेट में आ गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नाले को पार करने के लिए रुके 2 बाइक सवारों को बस ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि दोनों बाइक सवारों को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वहीं बस में सवार कुछ यात्रियों को भी मामूली चोटें आई हैं। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया। मृतकों की शिनाख्त की जा रही है और हादसे के कारणों की जांच जारी है। आगे बढ़ेंगे। लक्सर के भिक्कमपुर गांव में एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि हमलावर घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गया। पुलिस टीम हमलावर की तलाश कर रही है। ऐसे में शुभम कुमार ने कोतवाली लक्सर थाने पर तहरीर देकर बताया है कि दीपक नाम के व्यक्ति ने उनके चाचा राजेश को सिर पर वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। आरोपी के हमले से राजेश लहूलुहान होकर नीचे गिर पड़ा। परिवार के लोगों के शोर मचाने पर काफी लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक हमलावर मौके से भाग निकला। तभी परिवार के लोग घायल राजेश को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन घायल राजेश ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल के संबंध में छानबीन करने के बाद पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया है कि पुलिस से पूरे घटनास्थल के बारे में जानकारी दी और हत्या कर फरार हुए आरोपी की धरपकड़ के लिए प्रयास तेज करने के लिए निर्देश दिए हैं। तो वही तहरीर के आधार पर कोतवाली लक्सर में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की गई है। आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरे में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि आरोपी दीपक धारदार हथियार हाथ में लेकर राजेश के घर की ओर जा रहा है। थाना लक्सर के भिक्कमपुर चौकी क्षेत्र में कल रात एक घटनाक्रम हुआ है, जिसमें एक शख्स जिसका नाम दीपक है, जिसकी उम्र 18 साल है, उसके साथ वो काफी देर से बैठा था बताया जा रहा है और करीब 2-3 घंटा बैठने के बाद उसके साथ उसने डंडे से वार किया और उसकी मृत्यु कर दी। मृतक का नाम राजेश है, जिसकी उम्र करीब 52 साल है। इमीडिएट हमने BNS 103 की धारा में मुकदमा दर्ज किया है। हमारी टीम अभी को पकड़ने के लिए लगी है। जल्द ही हम पकड़ लेंगे और जो हमारी FSL टीम है उसने भी स्पॉट का विजिट किया, मौके पर शांति दिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, फौरन हाजिर होते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हर घर तिरंगा आज एक राष्ट्रीय जन भागीदारी अभियान बन चुका है। देश की हर कोने में इस अभियान की गूंज सुनाई दे रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में देवभूमि उत्तराखंड भी इस अभियान में देशभक्ति की एक अनूठी मिसाल प्रस्तुत कर रहा है। राज्य में गांव से लेकर शहरों तक विद्यालयों, महाविद्यालयों और सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा रंगोली, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, रैलियां, तिरंगा मेला व प्रदर्शनी एवं ध्वजारोहण समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। आइए हम सब इस राष्ट्रीय जन भागीदारी आंदोलन के गौरवान्वित स्वयंसेवक बने। इस अभियान के अंतर्गत 15 अगस्त तक अपने अपने घरों, कार्यालयों और आस पड़ोस में तिरंगा फहराएं। अब बारी है आपकी भागीदारी की। गर्व से सेल्फी लें और www.harghartiranga.com पर अपलोड करें। ये केवल एक उत्सव नहीं, ये राष्ट्र के प्रति हमारा प्रण है। हमारा स्वतंत्रता दिवस हमारे तिरंगे और हमारे राष्ट्र की प्रगति के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दोहराने का समय है। पिछले साल की तरह ही इस बार भी हमें हर घर तिरंगा फहराना है। आइए हर घर तिरंगा अभियान को जन जन का उत्सव बनाएं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां प्रदेश में आफत बनकर लगातार बारिश बरस रही है। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश कई स्थानों पर
भूस्खलन होने से यातायात प्रभावित है। तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई इलाकों में हुआ जलभराव, नदी नाले उफान पर है, कई सड़कें हुई बंद। सड़कों को खोलने का कार्य जारी है। अलर्ट मोड पर आपदा प्रबंधन। उत्तराखंड के अधिकांश जनपदों में मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। बागेश्वर जिले में भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। देहरादून, टिहरी, पौड़ी और नैनीताल जिलों में येलो अलर्ट जारी, जहां 15 अगस्त तक प्रदेश में बारिश का दौर रहेगा जारी। देहरादून और बागेश्वर में आज कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूलों में अवकाश। इसके साथ ही राजधानी देहरादून में भी देर रात से मूसलाधार बारिश जारी है। कई कॉलोनियों में पानी भरने से लोगों को हो रही है दिक्कत। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील की है। अनावश्यक यात्रा करने से बचें। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कमल, देखिए 15 अगस्त तक लगातार बारिश का ये सिलसिला है वो जारी रहेगा। ऐसे में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सपना, हम 15 अगस्त की बात नहीं करते, हम तो कहते हैं कि पिछले लगभग 1.5 महीने से अगर पीछे जाएं तो लगातार जून से, लगातार 15 जून से और जून से लगातार खूब बारिश हो रही है। और बारिश भी इतनी है जो कहते हैं आफत की बारी बन चुकी है। और कल से लगातार हम कहें तो लगभग दोपहर से कंटिन्यू अभी तक बारिश है, अगर कहें तो लगभग 24 घंटों से अधिक हो चुका है। और लगातार पानी काफी स्पीड में बरस रहा है। और वही स्थिति यहाँ पर कहें तो पहाड़ों से लेकर मैदानी तक बारिश, गढ़वाल से लेकर कुमायूं तक कहें लगातार भारी बारिश सिस्टम चल रही है। और हर जगह कहें तो पानी पानी, नदी नाले उफान पर, कॉलोनी में पानी, लोगों घरों में पानी, ऊपर पानी, मतलब हर जगह पानी ही पानी। और इस बार इतनी बारिश है जो पहले बताया भी जा रहा था कि इस बार उत्तराखंड में जरूरत से ज्यादा काफी बारिश होगी। वही स्थिति हम देख रहे हैं कि लगातार बारिश हो रही है। अभी आप देख रहे थराली में कितना बड़ा आपदा आई है और वहां पर भी बड़ी एक चुनौती है सरकार के लिए। और स्थिति लगातार फिर पौड़ी में वो और जगह लाइट स्लाइड हो रहा है, इतना पानी आ रहा है, लोग घरों में जा रहा है, नुकसान हो रहा है, मवेशी बह रहे हैं, आदमी की कैजुअल्टी हो रही है, सड़कें बंद हो रही हैं। तो कुल मिला के कहें कहीं ना कहीं पूरा जीवन एक तरह से ठप पड़ा हुआ है उत्तराखंड का। और लोग घरों में रह के, घरों में कैद होकर एक परेशानी सी बन चुकी है। और कुल मिला के कहें अभी भी लगातार बारिश है। अब ये बारिश कैसे रुके, इसी के लिए लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि अब बहुत हो चुका, कुछ रहम करो, रहम करो, रहम करो। बिल्कुल, खासतौर से उन संवेदनशील क्षेत्रों का बात करूंगी जहां पर लोगों को जीवन गुजर बसर करने में काफी दिक्कतें होती हैं, वहां उन्हें कैसे प्रोटेक्ट किया जा रहा है? क्या उन्हें कहीं शिफ्ट किया जा रहा है? सपना, ये पिछले काफी समय से चल रहा है, कहीं तो हम कहें अब से नहीं है, पिछले काफी समय से लगातार लोगों को वाटर वार्निंग दी जा रही है। हर चीज से बताया जा रहा है कि जो गंगा जी की नदियां हो गई, नाले हो गए, बड़े बड़े जो बरसाती बहुत बड़े नाली हैं और नदियां हैं जहाँ खूब ज्यादा पानी आता है, वो पहले काफी टाइम से ही चल रहा है कि भैया अपनी सेफ्टी रखें, बचाव रखें। कभी बारिश लगातार चल रही है, कभी भी पानी आपके घरों में घुस सकता है, बहुत नुकसान हो सकता है, ये बात लगातार जारी है। और आज भी स्कूलों की छुट्टियां कर दी गई है, काफी स्कूल कहें तो काफी जिलों में आज स्कूल की छुट्टियां हैं। लगातार पानी, रोड्स में इतना पानी आता है और जगह इतना पानी आता है। तो कुल मिला के कहें कि बारिश नहीं है, अभी आफत की बारिश बन गई है, जिससे पूरा आम जनजीवन ठप हो गया है। लोग परेशान हैं। मैंने कहा ना कि इतनी ज्यादा बारिश हो रही, लोग परेशान है, कोई काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, सब काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। और कुल मिला के इतनी बारिश होना भी कहीं ना कहीं हर आदमी को एक नुकसान सा पहुंचा रही है, चाहे वो राज्य सरकार हो, इतना नुकसान हो रहा है, संपत्तियों का नुकसान हो रहा है, आम जनजीवन का नुकसान हो रहा है, लोगों के व्यापार का नुकसान हो रहा है। तो कुल मिला के ये सबके लिए एक नुकसान की आपदा की बारिश जो यहाँ बरस रही है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।